डियर स्टूडेंट, नमस्कार। एक बार फिर आपका विकास सिविल एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने आपको प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर्स जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं और इंटीजर्स जिसे पूर्णांक कहते हैं के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम शुरू करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या का जो समुच्चय का निर्माण किया गया वो क्यों किया गया? क्योंकि कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं जो ना तो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में आ सकती हैं, ना तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में आ सकती हैं, ना तो पूर्णांकों के समुच्चय में आती हैं। जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, भिन्न है, जैसे 3/2, 1/2, 5/2 इत्यादि संख्याएं। ये ना तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ना तो पूर्ण संख्याएं हैं, ना तो पूर्णांक हैं। तो इन्हीं संख्याओं के विचार से एक नए समुच्चय का निर्माण किया गया, संख्याओं के नए समुच्चय का निर्माण किया गया, जिन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। आइए देखते हैं परिमेय संख्या को कैसे लिखा जाता है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं।
ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है बशर्ते क्यू 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। गणितीय रूप में मैथमेटिकली क्यू बराबर पी अपान क्यू का मा पी तथा क्यू पूर्णांक हैं, जबकि क्यू बराबर नॉट 0। इस परिभाषा के अनुसार यदि देखें तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 3/5, तो इसमें 3 जो है उदाहरण के तौर पर हम 3/5 संख्या को ले लेते हैं। ये संख्या P बाई Q के रूप में है। इसमें 3 अंश है और 5 हर है। अब इस परिभाषा से हम इसकी तुलना करेंगे तो इसमें P बराबर 3 है और Q बराबर 5 है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं। याद रहे P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अगर इन संख्याओं में, परिमेय संख्याओं में, अगर जो हर की संख्या है यदि उसको हम 0 कर देंगे तो ये संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। जैसे यदि मान लेते हैं हम 3/0 लिख दे रहे हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर हम 3 में 0 से भाग करेंगे तो ये सीधे जो है इन्फिनिटी आ जाएगी। इसको अपरिभाषित बोलते हैं। इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं होती है, ये सिर्फ एक प्रतीक है, एक चिन्ह है जो किसी संख्या को निरूपित नहीं करती है, ये अपरिभाषित को निरूपित करती है। इसका कोई मतलब नहीं होता, सीधी सी बात है, ये अपरिभाषित है। इसलिए परिमेय संख्याओं के समुच्चय में सदैव एक भिन्न होती है जिसमें हर की संख्या कभी भी 0 नहीं हो सकती है। यदि हर की संख्या 0 हो जाए तो संख्या परिभाषित हो जाती है। इसलिए परिमेय संख्याओं के समुच्चय में ये विशेष ध्यान दिया जाए, जब भी परिभाषा लिखी जाए तो उसमें जो हर की संख्या होती है वो सदैव 0 के बराबर नहीं होती है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों के बारे में। हम लोगों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है उसमें 0 सम्मिलित नहीं होता है। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक की संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद जो होल नंबर का समुच्चय होता है
यदि हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय की बात करें तो उसमें सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को भी सम्मिलित कर देते हैं तो वो होल नंबर का समुच्चय बन जाता है। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्याएं। इसी प्रकार हम जब एक नए सेट को देखते हैं जिसे पूर्णांकों का सेट कहा जाता है, तो आप लोग देखे होंगे कि जो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है उसमें कभी भी ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित नहीं होती हैं। तो ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने के लिए हमने जो एक नए सेट का गणितज्ञों ने जो एक नए सेट का निर्माण किया, उसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित किया। तो ऋणात्मक संख्याओं के साथ साथ धनात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित किया गया और जीरो को भी सम्मिलित किया गया। इसलिए जो सेट बना उसे हम पूर्णांकों का समुच्चय कहते हैं। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो कभी भी भिन्न में नहीं होती हैं, ना तो कभी वो फ्रैक्शन पार्ट में होती हैं। जीरो एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या है। जीरो ना तो प्राकृतिक संख्या है, ना तो निगेटिव संख्या है, ना तो पॉजिटिव संख्या है, ये मात्र एक पूर्ण संख्या है। यदि आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि जीरो की प्रकृति क्या है, तो आप कभी ये मत कहिएगा कि जीरो एक प्राकृतिक संख्या है। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो मात्र एक पूर्ण संख्या है। अब जो परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय आया, तो हम परिमेय संख्याओं के समुच्चय में देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय में प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती हैं, पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं और पूर्णांक संख्याएं भी आ जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या 4 है, तो क्या 4 ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल, ये 4 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 को हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई हमारे पास एक संख्या 3 है तो 3 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को अभी हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। एक भी पूर्णांक है, एक हर में जरूर है लेकिन ये भी पूर्णांक है। कोई भी संख्या यदि अकेले लिखी हुई है, अगर उसमें कोई हर नहीं दिया हुआ होता है तो वहाँ एक को ही हम हर मान लेते हैं। इसलिए ये संख्या भी p/q के रूप में है, जबकि q बराबर नॉट जीरो, एक जीरो के बराबर नहीं है। यदि यहाँ एक जीरो के बराबर होता तो ये जो है इन्फिनिटी हो जाती, इसलिए अपरिभाषित हो जाती। तो आप लोग सदैव इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। जो होल नंबर, जितने भी होल नंबर होते हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। और जितने भी इंटीजर्स होते हैं, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो चाहे वो ऋणात्मक पूर्णांक है, वो भी परिमेय संख्याएं ही होती हैं। जैसे यदि मान लेते हैं हमारे पास ऋण 5 है, तो ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन हम ऋण 5 को ऋण 5/1 यानी इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ऋण 5 में जो हर है वो एक है। एक को कभी लिखा नहीं जाता, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर लिखा भी जाता है। इसलिए पूर्णांकों के समुच्चय में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सदैव परिमेय संख्याएं ही होती हैं।
अभी तक हमने प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के बारे में पढ़ा, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय के बारे में पढ़ा और पूर्णांकों के समुच्चय के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं इन तीन समुच्चयों में सबसे बड़ा समुच्चय कौन होता है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। 2, 3, 4, 5। होल नंबर के समुच्चय को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। 4, 5, 6। और पूर्णांकों के समुच्चय को हम I अथवा कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। इसमें जीरो के दाएं ओर जितनी संख्याएं होती हैं वो सब धनात्मक होती हैं। जीरो के बाईं ओर जितनी भी संख्याएं होती हैं सब ऋणात्मक होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो पूर्णांकों का समुच्चय है इसमें प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब इसमें भी सम्मिलित हैं। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर इसमें आप देख सकते हैं पूर्णांकों के समुच्चय में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं वो सब पूर्णांकों के समुच्चय में पाई जाती हैं। अर्थात ये जो पूर्णांकों का समुच्चय है ये नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से बड़ा है। अब हम होल नंबर के समुच्चय को देखते हैं। होल नंबर के समुच्चय में जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं आपको पूर्णांकों के समुच्चय में मिलेंगी। इसलिए होल नंबर का जो समुच्चय है वो पूर्णांकों के समुच्चय से छोटा है। इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, n इज सबसेट ऑफ W, W इज सबसेट ऑफ I। कहने का मतलब जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है वो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और जो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है वो पूर्णांकों के समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो आप इसको भी विशेष ध्यान देखिए। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास प्राकृतिक संख्याओं का भी समुच्चय है और पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है तो इसमें कौन सा समुच्चय बड़ा होगा, तो आप कहेंगे कि हम पूर्ण संख्याओं का समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से बड़ा होता है। इसी प्रकार पूर्णांकों का जो समुच्चय है वो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय से बड़ा होता है और जो है पूर्णांकों का समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से भी बड़ा होता है। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। n इज सबसेट ऑफ W, W इज सबसेट ऑफ इंटीजर और n इज सबसेट ऑफ I। चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें सब एक ही बराबर है। अब आइए देखते हैं परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म।
प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के कुछ गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। इससे पहले प्राकृतिक संख्याओं के गुणधर्म बताने से पहले हम आपको प्राकृतिक संख्याओं के गुणधर्म की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, मान लेते हैं एक x है और एक y है। अब हम x और y को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद हमको एक नई संख्या प्राप्त होती है x प्लस वाई। तो जो x प्लस वाई आएगी वो भी हमको प्राकृतिक संख्या के रूप में ही मिलेगी। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 5 है और 4 है। अगर हम 5 और 4 को ऐड करें तो हमको 9 मिलता है। तो 9 भी तो एक प्राकृतिक संख्या है। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो होता है वो योग के नियम का पालन करता है। योग मतलब जोड़ के नियम का पालन करता है। यानी कि अगर हम दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो जोड़ने के पश्चात जो हमको नई संख्या मिलेगी वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही होगी। इसी प्रकार यदि हम दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो गुणा करने के बाद जो भी हमको नई संख्या मिलेगी वो भी एक प्राकृतिक संख्या होगी। जैसे मान लीजिए हम एक प्राकृतिक संख्या 10 ले रहे हैं, एक 5 ले रहे हैं, तो 10 गुणते 5 बराबर 50। तो जो 50 आया वो भी एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो भी एक प्राकृतिक संख्या है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय योग के नियम का पालन करता है और गुणा के नियम का भी पालन करता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वो मुख्य रूप से गणित के दो गुणधर्मों का पालन करता है, एक योग के नियम का और एक गुणन के नियम का। जो घटाने का नियम होता है जिसे व्यवकलन बोलते हैं, घटाना को व्यवकलन भी बोलते हैं, सबट्रैक्शन जिसे कहते हैं। अगर हम दो प्राकृतिक संख्याओं को घटा दें आपस में तो मान लीजिए अगर 5 में से 4 घटा रहे हैं तब 1 मिला, एक प्राकृतिक संख्या है। और अगर वहीं पर हम 4 में से 6 को घटा दें तो क्या कभी ये प्राकृतिक संख्या के लिए संभव है कि 4 में से 6 जाए? 6 घट सकता है? घटेगा, लेकिन माइनस में आंसर आएगा। तो जो निगेटिव नंबर होती है, ऋणात्मक संख्या होती है, वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में सम्मिलित नहीं है। इसलिए जो घटाने का नियम है या व्यवकलन का नियम है वो प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। इसलिए व्यवकलन यानी घटाने का नियम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में लागू नहीं होता है। यही सब कारण है कि यही सब कारण है, इसी वजह से एक नए समुच्चय यानी कि पूर्णांकों का सेट का निर्माण किया गया। इसी प्रकार हम भाग के नियम की बात करते हैं। अगर हमारे पास दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, मान लीजिए हमारे पास एक 10 है प्राकृतिक संख्या, अब एक 5 है, तो 10 में अगर हम 5 से भाग दे दें तब 5 दूनी 10, तो हमको 2 तो मिल गया। तो 2 भी एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन अगर वहीं पे हम 5 में 10 से भाग दे दें तो क्या हमको कभी पूर्ण संख्या प्राप्त होगी? नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि 5 में हम जब 10 से भाग देंगे तो हमको 1/2 मिलेगा। 1/2 को और संक्षिप्त करेंगे तो हमको 0.5 मिलेगा। और जबकि प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है उसके लिए ये नियम है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में कभी भी भिन्न की संख्या नहीं आ सकती है, कभी दशमलव की संख्या नहीं आ सकती है। इसी प्रकार होल नंबर के समुच्चय को देखें जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में योग का नियम और गुणा का नियम का पालन होता है, वैसे होल नंबर के समुच्चय में भी गुणा का नियम और योग का नियम का पालन होता है। मान लेते हैं हमारे पास 2 संख्या है, वही सिंपल से
2 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं। अगर 2 और 3 को ऐड कर देते हैं तो 5 मिलता है। 5 एक पूर्ण संख्या है जो पूर्ण संख्या के समुच्चय में है। इसी प्रकार यदि हम 4 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको 12 मिलता है। 12 भी एक पूर्ण संख्या है जो पूर्ण संख्या के समुच्चय में तो मिलता है। अगर अब भाग की बात करें हम, अगर मान लीजिए हम 4 में 5 से भाग दे दें तो क्या कभी ये संभव हो सकता है कि हमको होल नंबर मिलेगी? नहीं मिलेगी, हमको दशमलव में उसका भागफल मिलेगा जो कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में संभव नहीं है। इसलिए भाग का नियम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय के लिए सत्य नहीं है। इसी प्रकार घटाने का नियम, जिसे व्यवकलन का नियम बोलते हैं, अगर उसको भी अगर हम दो नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 3 और 3 में से 5 अगर हम घटाते हैं तो आंसर आता है -2। क्या -2 पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में सम्मिलित है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 3 - 5 जब हम किए थे तो -2 आया। ये होल नंबर के समुच्चय में -2 है? नहीं सम्मिलित है। ये इंटीजर के लिए सत्य है, इंटीजर के लिए तो सत्य है। व्यवकलन का नियम यानी घटाने के नियम इंटीजर के लिए सत्य है, लेकिन डिवीजन का नियम, भाग का नियम इसके लिए सत्य नहीं है, पूर्णांकों के समुच्चय के लिए सत्य नहीं है। तो जो कुछ आज रह गया है और हम उसको आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेक्चर अगर बड़ा हो जाएगा तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको बाउंस कर जाएगा। उतना ही बताने का प्रयास करना चाहिए जितना आप लोगों के समझ में आ जाए। तो विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिए। अगर आपको कुछ इसमें गड़बड़ी लग रही है, कुछ कमी लग रही है, तो भी उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपको अच्छे समझ में आए। अगर हमारे पढ़ाने के तरीके में भी कोई त्रुटि हो तो उसको भी आप ज़रूर बताइए, हम अपने आप को सुधार करेंगे। और आप भी निरंतर पढ़ते रहिए, क्योंकि जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और जो परिमेय संख्याओं की कुछ संक्रियाएं हैं, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।